गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल रिव्यू में। आज हम बात करेंगे 23 मई के करंट अफेयर्स के बारे में। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। बात करेंगे आज के सुविचार के बारे में। सही समय का इंतजार मत करो, समय चुनो और उसे सही बना दो। ठीक है। हमें हमें क्या है, हमें ये नहीं सोचना है कि हाँ कल से स्टार्ट करेंगे, कल से सही समय है, ऐसा नहीं सोचना है। हमें आज ही से हम जो भी अच्छे काम या कुछ भी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं उसे आज ही से स्टार्ट करना है और आज का समय ही सही बनाना है। ठीक है। जिससे क्या होगा, हमें अपना गोल अच्छे से अचीव होगा। बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। आज है 30 मई। आज के दिन बनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस और गोवा राज्य स्थापना दिवस। और 30 तारीख को अन्य दिवस है, 30 जनवरी को बनाया जाता है शहीद दिवस, जो कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बनाया जाता है। ठीक है। और बनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस, जो कि जनवरी का अंतिम रविवार के दिन बनाया जाता है। बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज के प्रश्न नंबर 1 के बारे में। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस नई नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत 50 नए पर्यटक ग्राम विकसित किए जाएंगे? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड हरित पर्यटन नीति 2026। बात करेंगे उत्तराखंड में इको टूरिज्म। इको टूरिज्म किसे बोला जाता है? इको टूरिज्म मीन्स जो प्राकृतिक क्षेत्रों की यात्रा की जाती है उसे इको टूरिज्म बोलते हैं। इसके अंतर्गत पर्यावरण को संरक्षण करने पर मेन फोकस किया जाता है। ओवर टूरिज्म की वजह से जोशीमठ, नैनीताल और अन्य जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ के नेचर को नुकसान होता है। ठीक है। लेकिन हमें सरकार क्या करेगी, इको टूरिज्म के माध्यम से इस पर फोकस करेगी, इनके संरक्षण पे। ठीक है। इसकी नीति क्या है? दुर्गम क्षेत्रों में पलायन को रोकना और वहाँ रोजगार पैदा करना। ठीक है। पर्यटक ग्राम कौन कौन से हैं? 50 पर्यटक गांव इसमें चिन्हित किए गए हैं, जिसमें स्थानीय पहाड़ी वास्तुकला, जिसे कोटी बनाल बोला जाता है, इस तरीके के जो जो रिजॉर्ट या गेस्ट हाउस टाइप बनाए जाएंगे। ठीक है। ये जो कोटी बनाल वास्तुकला है ये 300 साल पुरानी 900 साल पुरानी वास्तुकला है। ठीक है। बात करें ऊर्जा की, इसमें 100% जो है प्राकृतिक ऊर्जा का यूज किया जाएगा, जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा और जल संचयन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, संचय का। बात करेंगे रोजगार। होम स्टे से रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 2 के बारे में। हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुओं की आबादी में सर्वाधिक 15% की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में। बात करेंगे वन्य संरक्षण हिम तेंदुआ और सिक्योर हिमालय के बारे में। जो हिम तेंदुए हैं ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। इसे शीर्ष शिकारी बोला जाता है और इसे पहाड़ों का भूत भी बोला जाता है। ये IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है, जो कि वल्नरेबल श्रेणी के अंदर ये आते हैं। ठीक है। बात करें राज्य पशु की। राज्य पशु तो हमारा कस्तूरी मृग है, लेकिन जो हिम तेंदुआ है इसे गंगोत्री की पहचान बोला जाता है। जो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है ये UNDP और GEF की संयुक्त पहल है। ठीक है। जो कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई है। UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। एंड GEF है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है। गंगोत्री उद्यान राज्य का सबसे बड़ा राजकीय उद्यान है, जो कि 2390 वर्ग किलोमीटर बड़ा है इसका क्षेत्रफल। ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अन्य राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है परीक्षा प्रहरी पोर्टल। बात करेंगे E-गवर्नेंस और परीक्षा प्रहरी पोर्टल के बारे में। नकल विरोधी कानून क्या है? ये उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाया गया सबसे सख्त कानून है। ठीक है। जो कि उत्तराखंड सरकार ने लागू किया है, देश का सबसे पहला। इसके अंतर्गत क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति नकल करता हुआ पकड़ा गया या पेपर लीक करता हुआ पकड़ा गया तो उसको उम्र कैद की और 100 करोड़ रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है। ठीक है। भर्ती प्रक्रियाओं में 100% तक पारदर्शिता लाने का एक संकल्प है। परीक्षा प्रहरी पोर्टल क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित CCTV लाइव फीड का एक विश्लेषण है। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, संदिग्ध हरकत पर कंट्रोल रूम को तत्कालीन सूचित किया जाएगा और अलर्ट किया जाएगा, और सारा जो डेटा है परीक्षा से रिलेटेड ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। मई 2026 में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध स्थानीय उत्पाद को भारत सरकार के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा GI टैग प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ की चूड़ा जड़ी बूटी को। ठीक है। बात करें हम तो बात करते हैं हम भौगोलिक संकेत और स्थानीय उत्पाद के बारे में। अवधारणा क्या है? जो GI टैग है ये भौगोलिक क्षेत्र के उत्पादों की गुणवत्ता का एक प्रमाण है। ठीक है। जो कि 1999 में दिया गया था।
बात करेंगे हम वैधता, ये 10 वर्षों तक के लिए वैध है। जो चूड़ा चूड़ा जड़ी है इसे हम असेंड्रा ब्यूट्रीसिया कहते हैं, जो इसका वैज्ञानिक नाम है असेंड्रा ब्यूट्रीसिया है, और इसे लोकल भाषा में गदरैण बोला जाता है। ठीक है। उत्तराखंड की जड़ी बूटी पिथौरागढ़ की जड़ी बूटी जिसका तेल कॉस्मेटिक के लिए उपयोगी है। ठीक है। और अन्य उत्पादक क्या है जीआई टैग के अंदर? तेजपत्ता, मुनस्यारी राजमा, भोटिया दन, ऐपण कला और रिंगाल क्राफ्ट। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। हाल ही में मई 2026 में घोषित राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 का विजेता किस बुक को चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, काइजन द रिवर। ठीक है। इसकी जो लेखिका है वो है याको ओगावा, जो कि जापान की हैं, और इसके जो अनुवादित उपन्यास जिनने अनुवाद किया था वो स्टीफन स्नाइडर है। ठीक है। इन दोनों के संयोग से ये बुक लिखा गया है। ठीक है। बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में। पुरस्कार का अधिनियम, ये विदेशी भाषा में लिखी पुस्तक जिसका अंग्रेजी अनुवाद कहाँ किया गया हो? यूके और आयरलैंड में छपा हो। ठीक है। इसके अंतर्गत 50,000 पाउंड का पुरस्कार राशि दिया जाता है लेखक और अनुवादक को, जो कि वो आपस में 50-50% बांट लेते हैं। बात करेंगे भारतीय संदर्भ 2022 में। जो लेखिका हैं गीतांजलि श्री को हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए यह सम्मान मिला था, बुकर पुरस्कार। ठीक है। और डेजी रॉकवेल, ये पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी पुस्तक इन्होंने लिखी थी, डेजी रॉकवेल ने। ठीक है। बात करें हम प्रश्न नंबर 6 के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जो गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्राओं को ले जाने के लिए किस रॉकेट का अंतिम मानव रेटेड परीक्षण मई 2026 में पूरा किया गया? इसका सही उत्तर है LVM-3। बात करें हम इसरो के गगनयान मिशन और लॉन्च व्हीकल के बारे में। ये मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की दूरी में भेजा गया था। ठीक है। LVM-3 क्या है? यह इसरो का सबसे भारी रॉकेट है जिसने चंद्रयान-3 भी लॉन्च किया था। बात करेंगे ह्यूमन रेटिंग के बारे में। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो उनकी अंतरिक्ष यात्रा है उसको एकदम सुरक्षित बनाना ह्यूमन रेटिंग कहलाता है। ठीक है। व्योममित्र क्या है? ये हाफ ह्यूमनॉइड महिला रोबोट है जो कि परीक्षण उड़ानों के लिए इसरो के द्वारा बनाई गई है। ठीक है। बात करें हम प्रश्न नंबर 7 के बारे में। हाल ही में T20 विश्व कप 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस विश्व कप की सह मेजबानी किन 2 देशों के द्वारा की जा रही है? इसका सही उत्तर है भारत और श्रीलंका के बीच। बात करेंगे हम ICC विश्व कप का आयोजन के बारे में। सह मेजबानी इसमें कौन कर रहे हैं? भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। ठीक है। भारत 2007 और 2024 का इसमें विजेता रहा है। आर्थिक प्रभाव, खेलों के आयोजन से अर्थव्यवस्था को भारी बूस्ट मिलता है। ठीक है। देश की जो सॉफ्ट पावर में इसमें वृद्धि होगी। आगामी योजना क्या है? जो 2027 का वनडे विश्व कप है वो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होगा। ठीक है। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 8 के बारे में। भारत चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसे बोला जाता है, में हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ज्ञानेश कुमार को। बात करेंगे भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में। बात करेंगे हम इसके संवैधानिक प्रावधान के बारे में। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी इसी दिन बनाया जाता है, 25 जनवरी के दिन। ठीक है। ये संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 और 329 में इसकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। ठीक है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। नियुक्ति और कार्यकाल। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर इनके भारत के जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति। चयन समिति के अंदर कौन कौन आते हैं? प्रधानमंत्री आते हैं, विपक्ष के नेता आते हैं और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आते हैं। ठीक है। इनके सहयोग से और राष्ट्रपति के सहयोग से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल इनका कितना रहता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहता है। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 9 के बारे में। मई 2026 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है 153वां स्थान। बात करेंगे हम विश्व प्रेस सूचकांक के बारे में। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। ठीक है। जो कि सरकार को क्या बनाता है? जवाबदेह बनाता है। इसके जारीकर्ता कौन है? NGO रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसके क्या है? जारी करता है। पेरिस में स्थित है ये NGO। ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। संकेतक क्या क्या है इसके अंदर? राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और पत्रकारों की सुरक्षा पर इस पर फोकस किया जाता है। संविधान, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित है। ठीक है। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 10 के बारे में। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास वरुण 2026 का
24वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है अरब सागर में। बात करें हम भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यासों के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है? युद्ध कौशल साझा करना और आपस में तालमेल को बढ़ाना। फ्रांस के साथ भारत का वरुण, गरुण और शक्ति जो सैन्य अभ्यास हैं वो होते हैं। वरुण नौसेना के साथ होता है, गरुण वायु के साथ है और शक्ति थल सेना के साथ है। ठीक है, बात करते हैं हम INS विक्रांत के बारे में। ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है जो कि कोचीन में स्थित है। ठीक है, बात करें हम राफेल M के बारे में। फ्रांस से खरीदा जा रहा समुद्री लड़ाकू विमान जो कि INS विक्रांत से उड़ान भरेगा। ठीक है, बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की आधिकारिक थीम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा क्या घोषित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वन बहाली और मरुस्थलीकरण। ठीक है, मरुस्थलीकरण को रोकना, वन बहाली और मरुस्थलीकरण को रोकना। ठीक है, बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण और विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। बात करें हम पर्यावरण संरक्षण और विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को बनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन में 1972 को स्वीडन में। ठीक है, ये क्या है? UNEP द्वारा संचालित है, जिसे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम भी बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। मरुस्थलीकरण क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण जो भूमि का बंजर होना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। इसे रोकने के लिए UNCCD सम्मेलन कार्य करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, इसे और क्या बोला जाता है? इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अधिनियम भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, बात करें हम ग्रेट ग्रीन वॉल के बारे में। अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान को रोकने के लिए पहाड़ों की एक विशाल दीवार बनाई गई है, जिसे क्या बोलते हैं? ग्रेट ग्रीन वॉल बोला जाता है। ठीक है, बात करेंगे हम अगले प्रश्न के बारे में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में कितनी राशि सरप्लस ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है? ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1.85 लाख करोड़ रुपए की राशि दी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके अधिशेष हस्तांतरण के बारे में। इसका आय स्रोत क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है और ऋण मिलने पर उसमें ब्याज देता है। ठीक है, बात करें हम इसके हस्तांतरण के बारे में। धारा 47 के तहत आकस्मिक निधियों को सुरक्षित कर बचा हुआ लाभ ये केंद्र को ट्रांसफर करता है। ठीक है, इसमें कौन सी समिति? जो बिमल जालान समिति है, इसने क्या किया था? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क तय किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, लाभ इस बड़ी रकम से सरकार को राजकोषीय घाटा कम होता है। ठीक है, बात करें हम प्रश्न नंबर 13 के बारे में। AI की सुरक्षित उपयोग को विनियमित करने के लिए मई 2026 में ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक है, इसका सही उत्तर है नई दिल्ली, भारत में। बात करें हम AI और वैश्विक सुरक्षा अधिनियम के बारे में। AI के अंदर सबसे बड़ा खतरा क्या रहता है? डीप फेक और साइबर के हमले और नौकरियों में नुकसान होने का इसमें खतरा रहता है। ठीक है, ग्लोबल AI सेफ्टी समिट, जिसे क्या बोलते हैं? ब्लेचले जो घोषणा है इसके अंदर की गई थी ग्लोबल AI सेफ्टी समिट के अंदर। इसमें भारत के साथ 28 अन्य देश थे। ठीक है, इंडिया भी था और 28 अदर देश कंट्रीज थी। तो उन्होंने आपस में मिलकर क्या किया था? ग्लोबल AI सेफ्टी समिट बैठाई थी। ठीक है, जिसमें AI के जो भी AI से रिलेटेड खतरे होते हैं उससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इसके बारे में बातें रखी थी। ठीक है, बात करते हैं हम भारत का रुख। भारत AI फॉर ऑल की नीति पे चलता है। ठीक है, इंडिया AI मिशन, स्वास्थ्य, कृषि में AI का उपयोग तथा डिजिटल इंडिया एक्ट के तहत ये कानून बना है। ठीक है, इंडिया के सभी क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, इसमें AI का उपयोग किया जाता है और ये एक्ट किसके अंदर आता है? डिजिटल इंडिया एक्ट के अंदर। ठीक है, बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 14 की। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑमर डुप्लेटिस को। ठीक है, बात करेंगे हम खेल पुरस्कार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के। ये 2000 में शुरू किया गया था। इसे खेलों की दुनिया का ऑस्कर भी कहा जाता है। ठीक है, ऑमर डुप्लेटिस कौन थे? ये स्वीडन के एथलीट हैं जिन्होंने पोल वॉल्ट में सर्वकालीन महान खिलाड़ी हैं पोल वॉल्ट के। ठीक है,
बात करें हम भारतीय विजेता, 2020 में सचिन तेंदुलकर ने लॉरियर्स बेस्ट स्पोर्ट्स मोमेंट जीता था। ठीक है, क्षण 2011 के विश्व कप में उनके बाद उन्हें पूरी टीम के साथियों ने उनको कंधों पर उठाया था। ठीक है, बात करें हम प्रश्न नंबर 15 की, भारत का पहला पूरी तरह से 100% ग्रीन हाइड्रोजन संचालित यात्री बस मेला मई 2026 में किस शहर में व्यावसायिक रूप से शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है लेह लद्दाख। ठीक है, बात करते हैं हम ऊर्जा संक्रमण राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में। इसका जो मेन लक्ष्य है वो क्या है? भारत को 2070 तक नेट जीरो का बड़ा लक्ष्य है, जिसमें क्या है, जो कार्बन एमिशन है वो जीरो फोकस किया है, मतलब बिल्कुल भी कार्बन उत्सर्जन ना हो। ठीक है, बात करेंगे हम ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। ये नवीकरणीय ऊर्जा से पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इसमें ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें जीरो पॉल्यूशन होता है। जैसे ये क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन H2, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वाटर और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, जो भी गाड़ी है वो चलेगी। बात करें हम मिशन 2023 के बारे में, तो भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना था इनका मिशन 2023 में। बात करें लेह प्रोजेक्ट के बारे में, ठंडे मौसम के कारण वहाँ ईवी जो बैटरी है उसके बजाय एनटीसीपी द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन बसें इसमें संचालित की जा रही हैं। ठीक है, बात करते हैं हम कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और बाद में वे भारत के पहले वायसराय बने। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, जिसे हम रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं? इसका जो मेन फंक्शन है वो आपको बताना है। आप इसका सही आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। थैंक यू।